हेलो दोस्तों, मेरा नाम कार्तिक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने और दिखाने आया हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं कार्तिक 35 साल का हूँ और अब मैं आपको अपना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मैं एक कठिन परिस्थिति में हूँ और मेरे सब्र की सीमा पार हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में बात करने कहाँ जा सकता हूँ। हाल ही के दिनों तक मेरा मानना था कि मेरी शादी सफल थी। मेरी पत्नी प्रिया हमेशा से थोड़ा बिगड़ैल रही है। मैंने उसे इतने लंबे समय से इतना प्यार किया है कि मैं इस बात से अनजान था कि वो मेरी ही वजह से ऐसी बन गई है। जिस टाइम हमारी सगाई हुई, मैंने उसे उसकी नौकरी छोड़ने की इजाजत दे दी और उसकी देखभाल करने का फैसला किया। मैं इस पूरे अरेंजमेंट से खुश था, या कम से कम इतना जितना आपको किसी ऐसे एडल्ट की देखभाल करने में होगी जो घर में कुछ योगदान नहीं देता। जैसा कि मैंने कहा, मैंने प्रिया से प्यार किया है और अब तक उसकी कमियों पे कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में मेरे जीवन में कुछ बहुत भयानक हुआ है। ज्यादा डिटेल्स न देते हुए, मेरे पापा, जिन्हें हम जगदीश कहेंगे, उन्हें कैंसर जैसी जीवन घातक बीमारी का पता चला है, जिसमें उन्हें हमेशा देखभाल की जरूरत पड़ती है। पापा का स्वास्थ्य कुछ समय से खराब चल रहा है, पर अब उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। मेरे पापा के पास मेरे सिवाय कोई और नहीं है। मेरी माँ का बहुत पहले निधन हो गया था और मैं इकलौता बच्चा हूँ, और परिवार के अन्य सभी सदस्य या तो बहुत दूर रहते हैं या उनकी भी डेथ हो चुकी है। मैंने वही किया जो कोई भी सभ्य बेटा जो अपने पापा की चिंता करता है करेगा, और मैंने अपने पापा के लिए जो हो सके वो सब करने का फैसला किया है। डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि इसकी पूरी संभावना है कि मेरे पापा की डेथ इसी बीमारी से होगी। इसलिए मैं जितना संभव हो सके उतना समय, पैसा और ध्यान उन पर लगा रहा हूँ, ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मेरे पापा के अंतिम दिन शांति से बीत सके। मैंने सोचा था कि प्रिया किसी भी भले इंसान की तरह इस बात को समझेगी, लेकिन जब से मैंने अपने पापा पर समय और इससे भी महत्वपूर्ण पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है, प्रिया तब से मुझसे बुरा व्यवहार करने लगी है। जैसे जैसे पापा के मेडिकल खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे मैंने प्रिया को उसकी दोस्तों के साथ शॉपिंग और पीने के लिए कम पैसे देने शुरू कर दिया। इसकी वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। सच कहूं तो शुरुआत में मैंने प्रिया के इस अजीब से व्यवहार को केवल मूड स्विंग्स मान के छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपने पापा की देखभाल करने में बहुत व्यस्त था। मुझे जल्द ही पता चला कि प्रिया वास्तव में किस बात से परेशान थी। उसे पूरे समय मेरे पापा के स्वास्थ्य और भलाई की कोई चिंता नहीं थी। उसे केवल पैसे की परवाह थी। एक दिन हमारे बीच बहस हो गई, क्योंकि प्रिया ने कहा कि मुझे उसके लिए एक नया महंगा हैंडबैग खरीदने की जरूरत है। मैंने उसे ना कहा, और ये शब्द कहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने प्रिया को पहले कभी ना नहीं कहा था, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझ पे चिल्लाना और भड़कना शुरू किया वो किसी डरावनी फिल्म जैसा था। महंगे हैंडबैग को लेकर हमारी बहस इतनी बढ़ गई कि मैंने उसे शांत होने के लिए कुछ समय देने का फैसला किया और मैं अपने पापा के घर जाकर रहने लगा। इस तरह मैं उन पे और ध्यान दे सकता था और प्रिया को वो स्पेस भी मिल जाता जिसकी उसे जरूरत थी। पर जैसे मैं अपने पापा के घर पर उनकी देखभाल करता और उनके साथ रात भर जागकर उन्हें कंपनी देता ताकि मैं उनके लिए अपना प्यार दिखा सकूं, मैं खुद को प्रिया के साथ मेरी सिचुएशन के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। क्या सचमुच मेरी शादी एक ऐसी औरत से हुई थी जो इतनी निर्दयी थी कि वह मेरे पापा के हॉस्पिटल के खर्चों में मेरी मदद करने के बजाय जल्द ही मुझसे एक हैंडबैग खरीदने की मांग कर रही थी? कम से कम वो मेरे पापा को जल्दी ठीक होने की कामना कर सकती थी, लेकिन जैसा मैंने कहा, उसे उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं थी। और जब मैं पहले से ही दबाव के पहाड़ के नीचे दबा हुआ हूं, तो प्रिया का मुंह पर यह सारा अनावश्यक तनाव और ड्रामा थोपना प्रूव करता है कि प्रिया मेरी भी ज्यादा परवाह नहीं करती होगी। मुझे अपने मन में आ रहे ये विचार पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरा इतना सारा पैसा कैसे उड़ गया। मेरे पापा की बीमारी के बारे में पता चलने से पहले ही मेरा बैंक अकाउंट खाली होता जा रहा था। मैं संदेहजनक और पागल महसूस करने लगा। मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट पर नजर डालने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो मैंने बहुत लंबे समय से नहीं किया था। मुझे ये जान के निराशा तो हुई, पर सरप्राइज नहीं कि इतना सारा खर्चा असल में प्रिया कर रही थी। ये खर्चा इतना था कि मुझे एक समय बाद अपना घर बेचने की नौबत आ सकती थी। ये भले ही अजीब लगे, लेकिन ये प्रिया वो औरत नहीं थी जिससे मुझे वर्षों पहले प्यार हुआ था। या शायद मैं प्यार में इतना अंधा था कि मैंने ये कभी नहीं सोचा कि प्रिया मेरे पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही थी।
मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन बैंक स्टेटमेंट्स झूठ नहीं बोल रहे थे। सच में ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया मुझे केवल क्रेडिट कार्ड की तरह यूज कर रही थी। मैंने ये सोचने की कोशिश की कि आखिरी बार प्रिया ने मेरे लिए कभी कुछ अच्छा या रोमांटिक चीज कब किया था। उसे बाहर ले जाना और उसके लिए महंगी चीजें खरीदना हमेशा से मेरा काम रहा है। मुझे अपने एफर्ट्स के लिए ना कभी गिफ्ट्स और ना ही कभी एक थैंक यू मिला। मुझे पता था कि प्रिया के इतना खर्च करने की आदत के बारे में उससे बात करने से पहले मुझे एक प्लान चाहिए था। मुझे शक था कि अगर मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगा या शांत नहीं रहूंगा तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स शुरू करने की कोशिश करेगी। मैं खर्च के बारे में प्रिया से बात करते वक्त शांत रहना चाहता था, इसलिए मैंने अपने वकील दोस्त बॉबी को फोन किया। मैं बॉबी को सालों से जानता हूं और वो सबसे अच्छे वकीलों में से एक है। मैं बेवकूफ होता जो पहले उससे सलाह न लेता। मैंने बॉबी को इस पूरी निराशाजनक और फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के बारे में बताया। वो एक दोस्त की तरफ मददगार और अंडरस्टैंडिंग था, पर प्रिया के बारे में अपनी समझ के हिसाब से ईमानदार भी था। उसने मुझसे कहा कि हालांकि मैं ये सुनना नहीं चाहूंगा, वो सही था, मैं नहीं सुनना चाहता था। प्रिया उस प्रकार की औरत के प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठती है जो तलाक की धमकी दे सकती है, और अगर मैंने उससे पैसे बात की तो वह मुझे बर्बाद करने की भी धमकी दे सकती है। बॉबी ने बोला किया कि इससे पहले कि मैं अपनी पत्नी के साथ ये बात करूं, मैं पहले कोई ट्रस्ट फंड या सीक्रेट अकाउंट्स खोल लूं, ताकि इससे मेरे और मेरे पापा के वसीयत प्रिया से बची रहे। हालांकि मैं ये विश्वास नहीं करना चाहता था कि मेरी पत्नी इतनी क्रूर और निर्दयी होगी, फिर भी मुझे ये मानना पीडी डैडिहा कि शायद इस मामले में बॉबी सही था। मैंने तुरंत अपने बैंकरों और इन्वेस्टर्स को बुलाया और उनसे मेरा पैसा सुरक्षित करने की रिक्वेस्ट की। बॉबी ने यह भी सजेस्ट किया कि मैं प्रिया को कुछ पैसे देता रहूं ताकि उसे मुझ पर शक न हो या वो कुछ भी जल्दबाजी में न कर दे। मैंने उसकी ये बात भी मान ली। कुछ दिनों के बाद आखिरकार मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, मुझे दिख रहा था कि प्रिया अभी भी नाराज थी। उसने मुझे हेलो तक नहीं किया या मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं। मैं बस मुस्कुरा सकता था क्योंकि मैं उस पर बम गिराने वाला था। मैंने उसके सामने फाइनेंशियल रिकॉर्ड के कागजी सबूत पेश किए। मैंने उसकी कुछ और डुप्लीकेट कॉपी बना ली थी क्योंकि मुझे शक था वो पेपर्स को बर्बाद करने की कोशिश कर सकती है। मैंने आराम से बोलना शुरू किया कि कैसे हमें उसकी इतना ज्यादा खर्च करने की आदत के बारे में बात करने की जरूरत है। तुरंत ही मुझे महसूस हुआ कि प्रिया टेंशन में आ रही है। मैंने उससे कहा कि उसे घर में योगदान देने और इस शादी में बराबर की भागीदार बनने की जरूरत है। मैंने उससे कहा कि अगर वो जरूरत के समय मेरे पापा की बीमारी में मेरी मदद करने को तैयार नहीं है तो हमें अपनी शादी पर काम करना होगा। मैं पूरे समय शांत था। प्रिया ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी मुझे पहले से उम्मीद थी। मुझे बेकार चीजें कहना और ये या वो मांग करना, जैसा कि वो हमेशा करती है। तभी उसने मुझ पर बम गिराया। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही प्रिया के बारे में बॉबी सही था। बहस के दौरान उसने साफ कहा वो तलाक चाहती है। उसने यहां तक ये भी कहा कि तलाक की कार्यवाही पूरी होने के बाद वो दुनिया का सबसे महंगा हैंडबैग खरीदेगी। तो दोस्तों, यदि आप अभी भी इसे सुन रहे हैं तो मैं मदद के लिए आप सभी के पास आया हूं। क्या मुझे प्रिया के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या मैंने अपने पापा की सिचुएशन को बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है? क्या आपको लगता है कि मुझे तलाक के साथ आगे बढ़ना चाहिए और उससे बदला लेना चाहिए? मुझे जो भी सलाह मिलेगी मैं लूंगा, क्योंकि मैं इस समय बहुत परेशान हूं। मैं इस समय अपने पापा के घर पर रह रहा हूं क्योंकि मुझे अभी भी उनकी देखभाल करनी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस समय अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा हूं। कुछ समय बाद मैंने फैसला किया कि प्रिया के साथ अपनी शादी तोड़ना सच में मेरे फायदे में है। मुझे मानना होगा मैं अभी भी उससे प्यार करता हूं क्योंकि ये सब बहुत नया है, लेकिन ये शादी जारी नहीं रह सकती। प्रिया कभी बदलने वाली नहीं है और मुझे उसे छोड़ना होगा और पक्का करना होगा कि वो मेरे सारे पैसे लेना ले। अगर अदालत में प्रिया को मेरा सारा पैसा मिल जाता है तो मेरे पास अपने बीमार पापा की मदद करने के लिए एक पैसा भी नहीं बचेगा और हम दोनों सड़कों पर होंगे। मेरे पास एक और बात है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। काश मैं कह पाता कि मैं आश्चर्यचकित हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी आज मुझे और भी टेंशन की जरूरत नहीं थी, तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि मैंने प्रिया के साथ तलाक लेने का फैसला किया है। लेकिन आज मुझे मेल पर एक पत्र मिला जिससे यह पता चला कि मेरे लिए यह डिसीजन पहले से ही ले लिया गया था। जब मैं अपने पापा की देखभाल के बीच में परेशान था और शोक मन रहा था, प्रिया ने शहर का सबसे अच्छा डिवोर्स वकील चुन लिया था। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हम एक छोटे शहर में रहते हैं
और वो एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। मैं कह सकता हूं कि प्रिया को सिर्फ बिजनेस से मतलब है। अगर कटे ने सही, मैं पहले से ही इस वकील को चुना था, तो इसका मतलब है कि वह मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने का और मेरी कमाई का हर पैसा छीन लेने का इरादा रखा होगा। एक और बात जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि प्रिया ने एक ऐसे वकील को हायर किया है जिसको पब्लिक में तमाशा बनाने का बहुत शौक है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा निजी जीवन शहर के गॉसिप का टॉपिक बने, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रिया को कोई शर्म नहीं है और वो मेरा नाम कीचड़ में मिलाना चाहती है। और अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? इस तरह का स्ट्रेस उनको हार्ट अटैक देने के लिए काफी होगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत कमजोर और अस्वस्थ है। तो दोस्तों, क्या आपके पास कोई सुझाव है? मैं अभी भी प्रिया को तलाक देना चाहता हूं, लेकिन शायद मुझे चीजों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मैं प्रिया के वकील के साथ किसी बड़े कोर्ट रूम ड्रामा में उलझना नहीं चाहता। ये बेवकूफी भरा लग सकता है, लेकिन वो वकील पत्नियों की तरफ से केस जीतने में माहिर है। कुछ दिनों बाद प्रिया के वकील ने मुझे थोड़े समय के लिए डराया, क्योंकि वो मेरे शहर में एक प्रसिद्ध और कुख्यात व्यक्ति है। लेकिन मैंने फिर भी अपने फैसले पे खड़ी डीहे रहने का फैसला किया है। प्रिया ने पहले ही चीजें बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ कर लिया है। यदि वो इस शादी को बचाना नहीं चाहती, तो मैंने भी फैसला किया है कि मैं भी ये रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैंने बॉबी को फोन किया और उसे अपना फैसला बता दिया। सच कहूं तो मुझे बॉबी को यह बताना थोड़ा शर्मनाक लगा कि वो इन सब चीजों के बारे में सही था, और मैंने उसे मुझे अपने पैसे किसी तरह बचाने की सलाह देने के लिए धन्यवाद जरूर कहा। हमने थोड़ी बातचीत की और उसने मुझे संतावना दी। तभी मैंने उससे एक बड़ा सवाल पूछा। मैंने बॉबी से पूछा कि क्या वो अदालत में मेरा केस एलडी रहेगा। उसने कहा बिल्कुल, लेकिन फिर मैंने उसे बताया कि प्रिया ने वकील के रूप में किसको चुना है, और बॉबी कुछ देर के लिए झिझका। वाह, ये उसके लिए ये सब बिजनेस है, बॉबी ने मुझसे कहा। जब मैंने वो लेटर देखा तो मैंने बिल्कुल यही कहा था। आखिरकार बॉबी ने डिसाइड कर लिया कि प्रिया और उसके वकील दोनों को सबक सिखाने की जरूरत है, और वो केस लेने के लिए मान गया। हमने उन सबूतों पर बात करना शुरू कर दिया जिन्हें हम प्रिया की सच्चाई अदालत में उजागर करने में इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने बॉबी को बताया कि मेरे पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की कई कॉपीज हैं जो प्रिया के लापरवाह खर्च को उजागर करती हैं। मेरे पास प्रिया के साथ हुई हाल ही में हुई बहस की रिकॉर्डिंग भी थी। मैं आमतौर पर उसे बताए बिना कभी भी हमारी बातचीत रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच की प्राइवेसी के विरुद्ध होगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करती है तो मुझे इन कन्वर्सेशन को टेप पर लाने की जरूरत थी, और आखिरकार उसने वैसा ही किया। बॉबी के साथ इस सब पर बात करने के बाद हम दोनों को भरोसा था कि प्रिया के वकील के खिलाफ खड़ीडी एहे होने का हमारे पास मौका है। तो दोस्तों, अभी मैं काफी घबराया हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं बस इसको अपने सीने से उतार देना चाहता था। मैं जानता हूँ कि प्रिया और उसके वकील के पास शायद और भी चालें हैं, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। कोर्ट का पहला दिन आज मेरे और प्रिया के बीच तलाक की कार्यवाही की पहली तारीख थी। अदालत में बॉबी मेरे साथ था, जैसे प्रिया के वकील उसके साथ था। मैं अनकॉन्फिडेंट नहीं लगना चाहता, पर मैं आप सबके साथ ईमानदार ही रहूंगा। मेरी पहली अदालती तारीख एक डिजास्टर थी। प्रिया के वकील ने वही किया जिसके लिए वो मेरे शहर में बदनाम है। वो तेज तर्रार और ध्यान भटकाने वाला था। अदालती कार्यवाही अभी शुरू भी नहीं हुई थी और प्रिया के वकील ने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ ही मुझ पे पर्सनल तरीके से हमला करना शुरू दिया। बॉबी को इन आरोपों से मेरा बचाव करने का मौका भी नहीं मिला, और मुझे अपने आप को कुर्सी से उतरकर उस वकील को थप्पड़ मारने से खुद को रोकना पीडीडी रहा। वो मेरे खिलाफ झूठ बोलता गया और मैं वहां बैठ के सुनता रहा। प्रिया अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वहां बैठी रही। मैंने इसे अच्छी तरह से पहचान लिया। वो यही शक्ल बनाती थी जब चीजें उसके मुताबिक होती थीं। उसने सोचा रखा था कि वो ये केस जीत रही है। सबसे बेकार बात यह थी कि प्रिया के वकील ने ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो मैंने ही गलती की हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कहा जा रहा है। जज वहीं बैठकर ध्यान से सुन रहा था मानो कोई पैगंबर बोल रहा हो। तब प्रिया के वकील ने पूछा कि क्या प्रिया को स्टैंड पर जाकर मेरे बारे में अपना बयान देने का मौका मिल सकता है। मैं अपने दिल की धड़कन महसूस कर पा रहा था। मैं बहुत टेंशन में था क्योंकि मुझे पता था कि वो सार्वजनिक रूप से मेरे बारे में बहुत सारा झूठ फैलाने वाली थी। उसने बिल्कुल यही किया। उसने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि मैं कितना नीच और अपमानजनक हूं, और आखिरकार उसे मुझे तलाक देने की हिम्मत इसलिए हुई ताकि वो सुरक्षित रह सके। यहां तक कि उसने स्टैंड पर रोना शुरू कर दिया और उसके वकील के पास उसके उपयोग के लिए एक रुमाल तैयार था।
इसने सच में ड्रामा शुरू कर दिया और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इसका जज पर प्रभाव पड़ेगा। बॉबी और मैं आज कोर्ट रूम से एक बुरी फीलिंग के साथ बाहर निकले। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि चीजें शुरू से ही इतनी बुरी हो रखी है। कोर्ट का दूसरा दिन, लेकिन आज के अदालती सत्र के दौरान बॉबी और मुझे जवाबी हमला करने का मौका दिया गया। जब मैं और बॉबी अदालत कक्ष में गए तो आप सभी को प्रिया का चेहरा देखना चाहिए था। हमने पूरी सुबह प्रिया के स्वार्थी व्यवहार के बारे में दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने में बिताई। हमें अदालत के लिए लगभग देर हो चुकी थी क्योंकि हमें बहुत कुछ छानबीन करना था। मैं सबूतों से भरे एक बाइंडर के साथ अंदर चला गया। मैं देख सकता था कि वह घबराई हुई थी। तुरंत प्रिया के वकील ने यह कहकर आपत्ति दर्ज करने की कोशिश की कि हम उन सबूतों को देने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं होने चाहिए, लेकिन जज मुझे और बॉबी को बोलने देने पर सहमत हो गए। सबसे पहले हम दोनों ने अदालत को समझाया कि मेरे पापा बीमार हैं और उनका स्वास्थ्य खराब है और इसीलिए प्रिया को ऐसा लगा कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं। लेकिन हमने साबित कर दिया कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया था। हमने अदालत कक्ष में प्रिया के खर्च के रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज दिखाई और हमने ये भी दिखाया कि मेरे पापा के बीमार होने के बाद उसका खर्च और भी बढ़ गया था। फिर हमने अदालत में मेरे और प्रिया के बीच हुई बहस के टेप चलाए। उन्हें सुनना कठिन था, लेकिन मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैंने खुद को कोर्ट में शांत रखा और टेपों में भी शांत था। लेकिन प्रिया पागल सी लग रही थी और मैं कह सकता था कि वह अदालत का पक्ष खो रही थी। टेप से पता चला रहा था कि प्रिया मेरे पापा के मेडिकल खर्चों में मेरी मदद करने से इनकार कर रही थी और बस एक महंगे हैंडबैग के लिए मुझे तलाक दे रही थी। उसके लिए यह बेहद अच्छा नहीं लग रहा था। तब हमने हमारे सबसे महत्वपूर्ण हथियार को सामने लाया। बॉबी ने एक गवाह को स्टैंड पर बुलाने के लिए कहा। गवाह मेरे पापा थे। मैंने और बॉबी ने उन्हें गवाही के लिए खड़े होने में मदद की। मैं जानता था कि मेरे पापा को बुरा लग रहा था और वो आज इससे डील नहीं करना चाहते थे, पर वो मेरी मदद के लिए जो हो सके वो करना चाहते थे और प्रिया के उनके प्रति व्यवहार के लिए उसे सबक सीखना चाहते थे। मेरे पापा ने अदालत को प्रिया के सारे स्वार्थ के बारे में बताया जो उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा कि बीमार होने से पहले ही उन्हें पता था कि प्रिया केवल मेरे पैसे में दिलचस्पी रखती हैं। मैं कह सकता हूं कि अदालत कक्ष स्तब्ध रह गया। जज ने सत्र समाप्त कर दिया और कहा कि उसने जो सुना है उसके बारे में सोचने के लिए उसे समय चाहिए। कुछ दिनों बाद मैंने और बॉबी ने अदालत में जो उस दिन सबूत दिखाए थे वे सब वही थे जो हमें केस जीतने के लिए चाहिए थे। जज और जूरी मेरे पापा से सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जिन्होंने सबसे अधिक सहानुभूति बटोरी। यहां तक कि जज ने भी प्रिया को उसकी हृदयहीनता के लिए फटकार लगाई। आमतौर पर जज को इन स्थितियों में शांत रहना चाहिए है। जज ने अदालत कक्ष में फैसला सुनाया और प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। जज ने प्रिया को मेरा घर खाली करने और मुझे उस घर वापस आने का आदेश दिया। उसे थोड़ी धनराशि दी जाएगी, लेकिन उसे मेरी कोई भी संपत्ति या सामान नहीं मिलेगा। जज ने यह भी आदेश दिया कि चूंकि प्रिया ने अदालत में बहुत झूठ बोला था और झूठा का पर्दाफाश हो गया था, इसलिए प्रिया को कम से कम पूरे 1 साल तक नौकरी पर रहना होगा, अन्यथा उसे अदालत की बात ना मानने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। बेशक मैं बहुत खुश था और मैं बॉबी की मदद के लिए आभारी था। मैं अब भी दुखी था कि मेरी शादी असफल हो गई, लेकिन प्रिया से छुटकारा पाकर मैं खुश था। जहां तक ये बात है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरी एक खूबसूरत नई गर्लफ्रेंड है जो प्रिया के बिल्कुल विपरीत है। वो उदार और देखभाल करने वाले स्वभाव की है और मेरे लिए वह सभी अच्छी चीजें करती है जो प्रिया ने कभी नहीं करा होता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। हमारे बीच एक प्यारा और सम्मानजनक रिलेशन है और मैं किसी दिन उससे शादी करने की प्लान बना रहा हूं। सबसे अच्छी खबर मेरे पापा के बारे में है। अदालत की तारीख के कुछ ही समय बाद मेरे पापा का कैंसर ठीक हो गया। हाँ, ये सही है, मेरे पापा को पूरे समय लाइलाज कैंसर था, लेकिन हम उनके लिए कीमोथेरेपी प्राप्त करने में सक्षम थे और वो तुरंत ठीक होने लगे। मेरे पापा 100% कैंसर मुक्त हो गए हैं और फिर से अपने पुराने स्वभाव में आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप क्या सोचते हैं मेरी इस कहानी के बारे में कमेंट करके बताएं।